हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा था, 5 वीडियोस जा चुका है प्रोबेबिलिटी पर। छठा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा है। छठे वीडियो में 5 का ही एक्सटेंशन है। 5वें वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताए थे और बोले थे कि क्वेश्चंस नहीं बनाने, छठे के बाद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। आ गया आपके सामने छठा वीडियो। छठे वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक बार और बढ़िया से समझाते हुए 3-4 क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं कि क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले फॉर्मूला पर ध्यान दें, P ऑफ A बाई B। अगर कोई नॉर्मल इंसान इसको पढ़ेगा तो पढ़ेगा P ऑफ A बाई B। P ऑफ A बाई B को हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। किसका इवेंट, किसका प्रोबेबिलिटी? A का प्रोबेबिलिटी व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। पढ़ रहे हैं फिर से एक बार, फिर से तेजी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। A का प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है। देखिए, लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि यहां पर आपको 2 इवेंट्स पहचानना होगा, जिसमें से एक इवेंट हो चुका होगा और दूसरे का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। जब एक हो चुका है तो दूसरे के होने का क्या संभावना है, और इसको एक फॉर्मूला असाइन किए थे। ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो जितना एलिमेंट्स है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ध्यान रखें, जो नीचे है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीचे रहेगा, जो हो चुका है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीचे रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला था। जब ए और बी 2 इवेंट्स है, बी हो चुका है, बी के होने के बाद ए का प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूला से निकालना है। अब हम एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सवाल ये है, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, देखिए थोड़ा सा घुमावदार सवाल है, इसमें 2 फॉर्मूलाज लगेगा, लेकिन हाँ ये तो लगेगा, ये तो एक लगेगा ही। ये लगेगा कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। चलिए, इसका एक और स्वरूप है, इसका एक और रूप है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है, देखो इसी से लिख रहे हैं। ऊपर में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नीचे में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर दोनों से, ऊपर नीचे दोनों से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस डिवाइड कर दें, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस डिवाइड कर दे, एन ऑफ एस से डिवाइड कर दे, ध्यान दोगे ये वाला पार्ट बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पार्ट बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक और फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। फिर से सुनना क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय बी का प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ सकता है, जैसे इस सवाल में तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको टर्न कर ले। यहां से
इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये जो दो मल्टीप्लाइड है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 5/26 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो दिख रहा है 5/13, 2 हो चुका, 2 हो चुका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिया है 2/5। इस फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कायदे से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ये तो तुमको पता है, इस फॉर्मूले से ये होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिया हुआ है 2/5, तो यहां तुम 2/5 डाल लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया गया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13, 5/13। इसको इधर भेज रहे हैं, ये इससे आके गुना हो जाएगा, पलट के लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2/5 गुना 5/13 हुआ, यानी 2/13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल आया है 2/13, 2/13, 2/13, 2/13। अब ऐसा है ना कि तुमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तुम निकाले हो इंटरसेक्शन, खुश मत हो। तो यूनियन का एक तो फॉर्मूला है, ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला से, जिसको कि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इससे तुमको जो चाहिए वो निकलेगा। तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, हाँ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, हाँ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था क्या? नहीं था, निकाले, वो भी आ चुका है। तीनों है, डालेंगे आंसर आ जाएगा। ये तुम लोग कर लेना, ये तुम लोग कर लेना, ये एनसीईआरटी का सवाल था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको हम कर रहे हैं इरेज, और इरेज करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। डस्टर कहाँ है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो सिलसिला है वही चलता रहेगा। फॉर्मूला बेस्ड हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें 2 इवेंट्स है, एक हो चुका है, एक के होने का संभावना पूछा जाता है। देखो, जैसे जैसे हम लोग वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे वैसे वैसे ही आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ध्यान दें, मदर, फादर एंड सन lined up at random for a family picture, इसमें 2 इवेंट्स हैं। इवेंट ही है सन एट वन एंड और दूसरा है फादर at middle. Find probability of E by F. चलो देखो, समझा रहे हैं। सबसे पहले तो सिनेरियो को समझा जाए कि 3 लोग, माता, पिता और बच्चा खुद, ये 3 लोग एक फैमिली फोटो में खड़े हैं, खिंचा रहे हैं फैमिली फोटो। तो कितने तरीकों से लोग खड़ा हो सकते हैं? हो सकता है कि इस फर्स्ट में मदर हो, फिर फादर हो, फिर सन हो, या हो सकता है कि मदर सन फादर हो, या हो सकता है कि फादर सन मदर हो, या हो सकता है कि फादर मदर सन हो, या सन सबसे आगे है, फिर मदर, फिर फादर, या सन फादर मदर। यही 6 गुना पॉसिबिलिटी है भाई। 3 लोग को अगर लाइन बनाकर सीक्वेंस के हिसाब से फोटो खिंचाना है तो यही 6 को पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बहुत सुंदर। तुमको बोला है कि सन एट द वन एंड, तो ई में सन एट द वन एंड मतलब किसी एक छोर में बेटा खड़ा हो। एक छोर मतलब या तो एकदम दाईं ओर या तो एकदम बाईं ओर, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में या तो एक्सट्रीम राइट में।
तो कौन कौन सा आ सकता है ई में? एक तो ये आ सकता है सर, ये आएगा क्या? नहीं आएगा सर, बीच में है। ये आएगा क्या? नहीं आएगा सर, बीच में है। ये आ सकता है, हाँ आएगा। ये आ सकता है, हाँ आएगा। ये आ सकता है, हाँ आएगा सर। तो ई इवेंट में जब सन को किसी एक छोर पर खड़े रहना है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर, सन फादर मदर। एफ फादर एट मिडल, फादर एट मिडल यानी कि जो पिता हो वो बीच में खड़ा हो। एक ये, एक ये और एक ये, तीन लोग हैं। मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर। सही बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सिनेरियो है उसको पहचानना, पॉसिबिलिटीज को एकदम क्लियरली देखना और फिर इवेंट को समझकर इवेंट में पॉसिबिलिटीज को डालना, आउटकम्स को डालना। तुमको तो मालूम है कि तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ई इंटरसेक्शन एफ भी लगेगा, यानी कॉमन एलिमेंट्स भी लगेगा। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? मदर फादर सन, मदर फादर सन, मदर फादर सन। फिर है फादर मदर सन, फादर मदर सन। और कोई? सन मदर फादर, सन मदर फादर। और कोई? और कोई नहीं सर। एक मिनट, हम गलती किए हैं। ये वाला कैसे ले लिए? मेरा भी दिमाग कहाँ है। हमसे बोला गया फादर एट द मिडल ना, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फादर एट द मिडल में तो ये होगा और ये होगा। गलती कर रहे थे, गलती कर रहे थे, पकड़ लिए। सन फादर मदर। अब आओ इन दोनों में कॉमन फिर से मिला लेते हैं। सन एट द वन एंड में, सन एट द वन एंड में यही चार पॉसिबिलिटी, फादर एट द मिडल में यही दो पॉसिबिलिटी। इन दोनों का इंटरसेक्शन में एक आएगा मदर फादर सन और एक आ जाएगा सन फादर मदर। सही बात, हाँ सर। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ध्यान देना, ई बाई एफ किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ई का। कौन हो चुका है? एफ हो चुका है। तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितना है? ई इंटरसेक्शन एफ में है तुम्हारा 2 और एफ में कितना है? 2, तो ये कितना आ गया? 1। तो इस ई इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 1। ई इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 1। देखिए 1 प्रोबेबिलिटी मतलब कि 100% श्योर की होगा ही होगा। अब होना भी चाहिए था। फादर अगर मिडिल में खड़ा होगा, फादर अगर मिडिल में खड़ा होगा तो सन किसी एक ना एक एंड में ही ना होगा भाई। तो पूछ रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फादर मिडिल में खड़ा है, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ई के होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है जब एफ हो चुका है। कौन हो चुका है? एफ हो चुका है। ई बाई एफ का मतलब होता है ना बाबू कि ई का प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है। एफ हो चुका कहने का मतलब है कि आप समझ जाइए कि पिता जो है वो बीच में खड़ा है, एफ हो चुका है। तब ई के होने का प्रोबेबिलिटी सन एट द वन एंड, सन जो है वो किसी एक छोर पर हो, सन जो है वो किसी एक छोर पर हो। तो फॉर्मूला के हिसाब से बनाए 1 आया। 1 का मतलब ये हुआ कि 100% तो होगा ही होगा। जब पिता बीच में होगा तो बेटा या तो राइट हैंड में होगा या तो लेफ्ट हैंड में होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो पिता जब बीच में होगा तो बेटा कोना में होगा ही होगा 100%, इसलिए प्रायोरिटी 1 आया है। तो ये इसका मतलब हो गया कि कंडीशनल प्रायोरिटी 1 क्यों आया है और इसका क्या मतलब हुआ। ये हो गया तरीका निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी तो ये दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा देखिएगा।
देखिए, इस सवाल में दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट हम यहां पर आपको समझा रहे हैं। हो सकता है कि इस पार्ट समझने के बाद दूसरा पार्ट आपसे खुद ब खुद बन जाए। सिनेरियो को समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या टोटल पॉसिबिलिटी है, और फिर देखेंगे कि कौन कौन सा दो इवेंट्स का बात हुआ है, जिनमें से कोई एक इवेंट हो चुका होगा और उसके हो जाने के बाद किसी दूसरे इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा होगा। ये देखना है हम लोग को। आओ जरा, डाई जो है वो दो फेंका जा रहा है, एक लाल कलर का और एक काला कलर का। फर्क नहीं है, बात बराबर है। एक डाई में 6 आउटकम्स था तो दो में 36 होगा। और हम लोग ऐसा अगर लिखे ना, हम लोग एक तो सिस्टम बना लेते हैं कि जब डाई फेंके, मान लो काले वाले में 2 आया, लाल वाले में 4 आया, तो हम लिखेंगे 2,4 और समझेंगे कि आगे वाला जो नंबर है वो ब्लैक डाई पे जो आ रहा होगा वो बता रहा है, और पीछे वाला जो नंबर है वो लाल डाई का बता रहा होगा। बस यही है और कुछ नहीं। तो कुल मिला के टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स तो सर 36 है। ओके, टोटल आउटकम्स 36 है। मैं इसे लिख देता हूं, टोटल आउटकम्स 36 है। ध्यान से देखें, हालांकि हम इसको नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन चूंकि हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शायद आप इसको इमेजिन ना कर पाए और हम ऐसा ना बता पाए, इसलिए पहले लिख दिए हैं ताकि आपको बताएं। बता दें कि 4,5 को हम ऐसा समझ रहे हैं कि जो पहला वाला 4 है, पहला वाला 4 वो ब्लैक डाई में आया होगा और ये जो 5 है वो रेड डाई में आया होगा। ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स है। हम बोले थे कि हम लोग को जो सवाल दिया गया है उसमें दो इवेंट्स को पहचानना है, दो इवेंट्स को पहचानना है। देखिए कौन कौन सा दो इवेंट्स है। पहला तो है ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम होना चाहिए, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन द 5। ब्लैक डाई किसको बोले थे भाई, आगे वाले को कि पीछे वाले को? हम लोग ये कन्वेंशन लेकर चले हैं ब्लैक कॉमा रेड। आगे वाला जो नंबर है वो ब्लैक डाई के लिए है और पीछे वाला नंबर रेड डाई के लिए है। तो जब ब्लैक डाई में 5 बोला है तो हम समझे कि आगे वाले में 5 बोला है। ओके, तो एक इवेंट ई ले लेते हैं, ये है ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, और एक इवेंट एफ ले लेते हैं, ऑब्टेनिंग 5 ऑन द ब्लैक डाई। यानी हमारे हिसाब से पहला एलिमेंट 5 देना चाहिए। अब इसमें पहचानना है कि किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कौन हो चुका है। देखो तो जरा पढ़ो तो देखो तुम लोग गेस कर पा रहे हो कि नहीं। किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कौन हो चुका है? पूछ रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब ई का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। गिवन दैट जैसे बोल दिया मतलब कि वो कंफर्म है कि वो हो चुका है। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड अ 5, मतलब ये हो चुका है। ई का पूछ रहा है, एफ हो चुका है। ई का पूछ रहा है, एफ हो चुका है। क्या लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई निकालेंगे? नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई नहीं निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ निकालेंगे, क्योंकि इसका मतलब हुआ F का प्रोबेबिलिटी जब E हो चुका है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हमको चाहिए E का प्रोबेबिलिटी जब F हो चुका है। चलो बढ़िया, अब आओ ई में कौन कौन है? सम जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए। एक वाला परिवार से कोई आएगा? नहीं आएगा। 2 वाले से आएगा? नहीं आएगा। 3 वाले से आएगा? नहीं आएगा। 4 वाले से आएगा? ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा? हाँ सर, 4,6 आएगा, 4,6 आएगा। 5 वाले से कोई आएगा? हाँ सर, 5,5 आएगा। और कोई? 5,6। 6 वाले से कोई आएगा? हाँ सर, 6,4 आएगा। 6,5 आएगा, 6,6 आएगा। ठीक है, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस सवाल के माध्यम से फिर समझा रहे हैं तुमको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बोला है ना कि इसका आने का संभावना है, ये तुमको इसके आने का संभावना पूछा जाए तो तुम क्या करते फट से? 1 2 3 4 5 6, तुम देख लेते कि तुम्हारे फेवर में 6 है, टोटल 36 आ सकता है, 6/36, तुम बोलते प्रोबेबिलिटी 1/6 है। लेकिन रुको, ठहरो, तुमको बोला गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, मतलब ब्लैक डाई में 5 आया है, ये पता चला है कि 36 का 36 नहीं आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, वैसे ही आया है जिसमें पहले डाई में 5 आता हो। एफ में ले लेते हैं, पहले डाई में 5 मतलब 5 वाला परिवार पूरा, यानी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 5 भी तो लिखो, 5 6। ठीक है, E और F जो है ना, इसमें से F हो चुका है, E का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। E मतलब जोड़ के 9 से बड़ा। अच्छा, ऐसे अगर करें ना भाई, ऐसे अगर करें तो कौन हो चुका है? F हो चुका है। F हो चुका है मतलब कि जो भी आएगा इन्हीं 6 में से कोई आएगा। हाँ, और तुमको चाहिए वैसा आउटकम जिसका कि जोड़ने पर, आगे और पीछे के नंबर को जोड़ने पर, ब्लैक डाई रेड डाई को जोड़ने पर, ब्लैक डाई और रेड डाई पे आने वाला नंबर को जोड़ने पर 9 से बड़ा आना चाहिए। ये आएगा, इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें हाँ, इसमें हाँ। तो 2 को है जो ई को फेवर करता है, तो 2/3 कितना आ गया? 2/6 मतलब 1/3। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ऐसे मतलब हुआ। अब अगर हम लोग फॉर्मूला से निकालना चाहें, हम फिलहाल के लिए ऊपर वाले को हटा रहे हैं, तो तुमको निकालना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ में जो कॉमन है, कौन कौन कॉमन है? तो 5 5 कॉमन है सर, और कोई? 5 6 कॉमन है सर, 5 5 और 5 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। कितना आ गया? 1/3 हो गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तुम्हारा कितना निकल आया? 1/3, 1/3। इसका दूसरा पार्ट तुम लोग ट्राई करना, तुमसे बन जाएगा। अब हम एक नया अलग टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत बड़ा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। एनसीईआरटी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 15 उठाना, हम बस तुमको कहानी समझा दे रहे हैं।
सवाल है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई फेंके, हाँ चलिए डाई फेंके तो 6 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का कोई मल्टीपल आता है, यानी 3 के टेबल वाले कोई नंबर को आप पाते हैं, कॉमा थ्रो द डाई अगेन, डाई को दोबारा फेंक दीजिए। एंड इफ अदर नंबर कम्स अप टॉस अ कॉइन, अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो कॉइन टॉस कर दीजिए, फुल स्टॉप। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले तो इतना करना, हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज है, डाई फेंका गया, हाँ ठीक है, 2 कैटेगरीज में है। 3 का मल्टीपल आया तो फिर से एक ठो डाई फेंक दीजिए, 3 का मल्टीपल नहीं आया तो टॉस कर दीजिए। डाई फेंके, डाई फेंके तो फिर 6 पॉसिबिलिटी है। मान लो हम डाई फेंके, 3 आ गया, अब 3 के साथ भी तो 6 नंबर्स आ सकता है, तो 3 के साथ 1 आ सकता है। हम डाई फेंके, 3 का मल्टीपल आ गया, 3 का मल्टीपल हो सकता है 3 या 6। अब 3 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है और 6 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है। यहां 3 का मल्टीपल नहीं आया तो ये नंबर्स आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 या 4। और इन सब के साथ अगर आप टॉस करिएगा तो हर बार 2 पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। तो अगर हम सैंपल स्पेस लिखना चाहें ना भाई, सैंपल स्पेस अगर हम लिखना चाहें इस एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, पहले हम डाई फेंक रहे हैं, डाई में अगर 3 का मल्टीपल आया यानी 3 या 6 आया तो दोबारा डाई फेंकना है, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया यानी कि 1 2 4 या 5 आया तो टॉस करना है, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनसीईआरटी बुक खोल लें, सवाल को पढ़ लें। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में 3 के साथ 6 लोग, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, फिर 6 के साथ 6 लोग, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। फिर इस परिवार में 1 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, 3 के साथ हेड, 3 के साथ 3 नहीं सॉरी 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल। तो यही पॉसिबिलिटीज है भाई, ऊपर 6 6 12, 12 और 8 20 टोटल पॉसिबिलिटीज है। हाँ चलिए सैंपल स्पेस तो समझ गए। अब इससे पूछा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इवेंट ई इज, इसी का खोजना है हमको प्रोबेबिलिटी। द कॉइन शोज अ टेल, कॉइन टेल दिखाता हो, और एफ एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, कॉइन टेल दिखाता हो। सुनो, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए जब ये हो चुका है, मतलब हमको निकालना है ई बाई एफ, ध्यान रखना ई बाई एफ, ई का प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है। ई क्या बोलता है, कॉइन टेल दिखाए, कॉइन टेल दिखाए तो ये और ये, यानी 1 के साथ टेल, 2 के साथ टेल, 4 के साथ टेल, 5 के साथ टेल, और एटलीस्ट 1 ऑफ द डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई में तो 3 आना चाहिए। तो ये वाला तो सब हो सकता है, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 6 वाले में कोई, हाँ 6 के साथ 3 भी, ये लोग हैं। आपको निकालना है P ऑफ E बाई F। हमको लगता है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, आप समझे हैं चीज़ों को,
तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बड़ा आसान है, हो सकता है आपको दिख भी गया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, समझ में आया है, क्वेश्चन बन गया है, आंसर मिल गया है, तो आंसर को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इतना ही था। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कर सकते हैं, डाउट हो तो पूछें। अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट से स्टार्ट करेंगे। वो एक ही क्लास का लेक्चर होगा, लंबा लेक्चर होगा, और फिर उसके अगले 2 क्लास हम लोग बेस थ्योरम पर बात करेंगे। 3 वीडियोस पे जैक के सिलेबस का प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में कुछ और भी बाकी है, उनको हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। मतलब 3 वीडियो जैक के बच्चे, क्योंकि जैक वालों का एग्जाम जल्दी है, तो जैक वाले और 3 वीडियो, ये छठा वीडियो है ना, 3 और 9 वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट है। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।